जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे महाजनपद काल के बारे में। तो महाजनपद काल के बारे में जब देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि महाजनपद काल कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे तो महाजनपद काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी में अखंड भारत में, उस समय भारत अनडिवाइडेड था तो इसलिए अखंड भारत में शुरू हुए द्वितीय नगरीकरण, शुरू हुए द्वितीय नगरीकरण को महाजनपद काल कहते हैं। तो 6वीं शताब्दी में जो अखंड भारत में, उस समय चूंकि भारत पूरा एक ही था, उस समय पाकिस्तान अफगानिस्तान सब एक में ही आता था। तो अखंड भारत में जो द्वितीय नगरीकरण शुरू हुआ, हम लोग जानते हैं कि प्रथम नगरीकरण कब हुआ था, सिंधु सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं। तो इस समय 6वीं शताब्दी में अखंड भारत में शुरू हुए द्वितीय नगरीकरण को ही महाजनपद काल के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि महाजनपद काल का समय अवधि यानी कि टाइम पीरियड क्या था। तो समय अवधि जब देखेंगे तो समय अवधि में, समय अवधि इसका समय अवधि था 600 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व इंग्लिश में इसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। ईसा पूर्व का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व में आता है। इससे लेकर 600 ईसा पूर्व से लेकर 340 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 330 बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग इसके भाषा की बात कर ले तो महाजनपद काल की जो भाषा थी वो भाषा दो टाइप की थी। एक सबसे पहला था संस्कृत और इसी के साथ एक प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा। और हम लोग भाषा के बाद अब बात करेंगे कि शासन व्यवस्था कैसा था। महाजनपद काल में जो शासन व्यवस्था था, शासन व्यवस्था इसका शासन व्यवस्था था वो था राजतंत्र, जिसे हम लोग गणराज्य भी कहते हैं। राजतंत्र था। ठीक है, इसका समय अवधि देख लिए, भाषा देख लिए, शासन व्यवस्था देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो महाजनपद काल है, तो महाजनपद काल का जो उल्लेख है, उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे उल्लेख। उल्लेख से पहले देख लेते हैं महाजनपद काल में हम लोग उल्लेख से पहले ये देख लेते हैं कि इसका विकास क्रम कैसा है। विकास क्रम, तो महाजनपद काल का विकास क्रम देखेंगे। विकास क्रम, विकास क्रम में हम लोग देखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि समाज की सबसे छोटी इकाई जो होती थी वो परिवार होती थी। ठीक है, तो ये शुरू हुआ परिवार से। तो ये सबसे पहले होगा परिवार, और जब कुछ परिवार मिल जाते थे तो बनता था कबीला। इसी कबीले को वैदिक युग में हम लोग कुल भी कहते थे, और यहाँ आकर ये कुल कबीला हो गया। तो परिवार से कबीला बना, और जब दो चार कबीले मिल गए ये एक ग्राम हो गया। ग्राम यानी कि गांव। ठीक है, गांव के बाद जब दो चार गांव मिले या जब कुछ गांव मिल गए तो गांव से हो गया जन। ठीक है, और जन से फिर बना जनपद, और जनपद से लास्टली बना महाजनपद।
महाजनपद तक देख लिए हम लोग। अब इसके बाद अब देखेंगे इसका हम लोग कि उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, इस महाजनपद काल का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है। तो अब उल्लेख यानी कि चर्चा का बात करेंगे। तो इसका दो जगह उल्लेख मिलता है, ठीक है। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में महाजनपद काल का उल्लेख मिलता है, जिनमें 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों की चर्चा है, ठीक है। तो उल्लेख में देखेंगे, उल्लेख में बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय, सबसे प्रमाणिक साक्ष्य जो है इसी बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में मिलता है, जिसमें 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों की चर्चा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब जैन ग्रंथ। तो जैन ग्रंथ में जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में, ठीक है, जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में इसकी चर्चा है। ठीक, जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में कितने, इनकी संख्या कितनी थी महाजनपदों की संख्या, तो इनकी 16 महाजनपद, इनमें चर्चा मिलता है 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों की चर्चा मिलती है। गणराज्यों में सबसे 8 कुलों का एक संघ था, लिच्छवी यानी कि वैशाली, ठीक है। और उसके बाद इसमें और 2 गणराज्य मिलते हैं, मल्ल महाजनपद में 2 गणराज्य थे, ठीक है। तो उसके बाद 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों में अब हम लोग देखेंगे कि 16 महाजनपद, तो 16 महाजनपद में टोटल इनकी जो संख्या 16 थी, तो सबसे पहले ये बिहार में 3 थी इनकी संख्या, ठीक है। उत्तर प्रदेश यानी यूपी में ये 8 थी, ठीक है। ये जो 16 महाजनपद हैं इनमें 3 बिहार में, 8 उत्तर प्रदेश में, ठीक है। राजस्थान में 1 था, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में 1 महाजनपद। उसके बाद आएगा मध्य प्रदेश यानी एमपी में भी 1, दक्षिण भारत के महाराष्ट्र में भी 1 था, और भारत से बाहर 2 था, भारत से बाहर इनकी संख्या थी 2, भारत से बाहर। तो सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे कि 16 महाजनपद का एक लाइन से पहले देख लेते हैं कि नाम क्या क्या था। उसके बाद हम लोग राजधानी और वर्तमान क्षेत्रों में उसकी स्थिति देखेंगे कि वर्तमान समय में वो कहाँ कहाँ स्थित है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बिहार के 3 महाजनपदों को देखेंगे। तो उसमें सबसे पहला है, 3 महाजनपदों में सबसे पहला है अंग, मगध और वज्जी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में चलेंगे, उत्तर प्रदेश में कुरु, सूरसेन, कौशल, पांचाल, वत्स, काशी, मल्ल। राजस्थान में एक आएगा मत्स्य, राजस्थान में मत्स्य आएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश में आएगा अवंती, ठीक है। उसके बाद एक आएगा दक्षिण भारत, गोदावरी नदी के दक्षिण का जो क्षेत्र है यानी महाराष्ट्र, उसमें आएगा अस्मक, ठीक है। और भारत से बाहर का 2 क्षेत्र आएगा, गंधार और कंबोज। तो अब चलेंगे हम लोग इसके राजधानी और वर्तमान क्षेत्रों में इसकी स्थिति पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। तो सबसे पहला जो अंग था, अंग की राजधानी थी चंपा, और यह वर्तमान समय में भागलपुर बिहार का क्षेत्र है, ठीक है। तो अंग और अंग का प्राचीन सबसे पहला उल्लेख अंग का अर्थर्वेद में मिलता है, और चंपा का जो प्राचीन नाम था वो मालिनी नगरी था, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे मगध। तो मगध की जो राजधानी थी पहले गृहव्रज थी, गृहव्रज से ही राजगृह हुई, और उसी को ही हम लोग राजगीर कहते हैं। और लास्टली उदयन ने इसकी राजधानी को पाटलिपुत्र लाया था। तो ये जो वर्तमान जो इसका क्षेत्र है वो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, पटना और गया आते हैं इसमें, बिहार का पटना और गया यानी कि दक्षिण बिहार का क्षेत्र है। उसके बाद आएगा वज्जी।
वज्जी जो है 8 गणराज्यों का एक संघ था या 8 कुलों का एक संघ था। इसकी राजधानी थी वैशाली। वैशाली में ही दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र लिच्छवी गणतंत्र के नाम से था। और इसका वर्तमान जो क्षेत्र है वज्जी का वो है मुजफ्फरपुर, ठीक है। और उसके बाद आएगा उसके बाद आएगा उत्तर प्रदेश में सबसे पहला आएगा कुरु। तो कुरु जो है, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ का वर्तमान नाम क्या है? दिल्ली है, ठीक है, जो भारत की राजधानी भी है अभी। तो इसमें 3 क्षेत्र आएंगे, दिल्ली, मेरठ और हरियाणा। दिल्ली और मेरठ हरियाणा का क्षेत्र आएगा, ठीक है, इंद्रप्रस्थ में। उसके बाद आएगा सूरसैन। सूरसैन का था मथुरा। मथुरा का जो वर्तमान क्षेत्र है वो भी आज भी मथुरा में ही है, मथुरा उत्तर प्रदेश, ठीक है, जिसे ब्रजभूमि भी कहते हैं। उसके बाद आएगा कौशल। कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती। महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे अधिक उपदेश दिया था कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। और यह वर्तमान अवध का क्षेत्र आता है। अवध उत्तर प्रदेश का जो नेपाल से सटा हुआ ऊपरी भाग है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मगध कहते हैं। सॉरी, मगध नहीं, अवध कहते हैं। उसके बाद आएगा पांचाल। तो पांचाल की 2 राजधानियां थी, अहिच्छद्र और काम्पिल्य। तो अहिच्छद्र उत्तर में राजधानी थी, पांचाल की उत्तरी राजधानी थी अहिच्छद्र और दक्षिणी राजधानी थी काम्पिल्य, ठीक है। उसके बाद आएगा चेदी। चेदी की राजधानी थी शक्तिमती, ठीक है। तो पांचाल में हम लोग देखेंगे बरेली उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आएगा। चेदी का राजधानी थी शक्तिमती। और इसमें आएगा बुंदेलखंड का क्षेत्र। बुंदेलखंड यानी कि उत्तर प्रदेश का मध्य प्रदेश से सटा हुआ निचला भाग जो है वो बुंदेलखंड कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आएगा वत्स। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। कौशाम्बी वर्तमान में अभी इलाहाबाद का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद आएगा काशी। काशी की राजधानी थी वाराणसी। इसका नाम वाराणसी इसलिए पड़ा कि यह वाराणसी 2 नदियों के संगम पर बसा है, वरुणा और असी के संगम पर बसे होने के कारण इसे वाराणसी कहते हैं। तो वाराणसी का वर्तमान नाम और क्षेत्र दोनों अभी एक ही है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही है। उसके बाद आएगा मल्ल महाजनपद। तो मल्ल महाजनपद उस समय 2 गणराज्य थे मल्ल महाजनपद में, ठीक है। यहीं पे महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्माण यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी, जिससे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्माण की संज्ञा दी गई। तो मल्ल महाजनपद में 2 गणराज्य थे, ठीक है। इसकी राजधानी थी कुशीनगर, ठीक है। मल्ल महाजनपद के कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्माण की प्राप्ति हुई थी। इसका जो वर्तमान क्षेत्र है वो देवरिया उत्तर प्रदेश में आता है, ठीक है। और उसके बाद आता है मत्स्य। राजस्थान का एकमात्र मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित था यह मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। विराटनगर बोले तो जयपुर और अलवर का क्षेत्र था जो कि राजस्थान में स्थित था। उसके बाद आएगा अवंती। यह मध्य प्रदेश में एकमात्र स्थित था महाजनपद अवंती। इसकी राजधानी थी उज्जैनी और माहिष्मती। इसकी 2 राजधानियां थी, उत्तर में उज्जैनी और दक्षिण में माहिष्मती, ठीक है। और अवंती का जो वर्तमान क्षेत्र आता है वो मालवा का क्षेत्र आता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद आएगा अस्मक। अस्मक की राजधानी पाटन या पोतन थी। वर्तमान क्षेत्र इसका गोदावरी नदी के दक्षिण का क्षेत्र आएगा जो कि महाराष्ट्र है, ठीक है। या इस दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था अस्मक। उसके बाद भारत के बाहर 2 आएंगे, गंधार और कम्बोज। तो गंधार की राजधानी तक्षशिला थी, जिसमें वर्तमान में रावलपिंडी और पेशावर का क्षेत्र आएगा। और कम्बोज की राजधानी थी हाटक, ठीक है। हाटक या राजपुर इसे कहते हैं, ठीक है। प्राचीन नाम हाटक था और वर्तमान नाम अभी राजपुर है। उसमें जो है हजारा और उसमें राजौरी और हजारा का क्षेत्र आता है। राजौरी का क्षेत्र जो है जम्मू और कश्मीर इंडिया में हो जाएगा और हजारा का क्षेत्र पाकिस्तान में हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो था सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध, जिसने आगे चलकर इन सभी जनपदों पर अधिकार कर लिया। मगध का सबसे शक्तिशाली होने का कुछ प्राकृतिक कारण भी थे और यहाँ के शासक भी हुए बहुत बड़े बड़े धुरंधर योद्धा सब। तो आज के लिए इतना ही। तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि मगध महाजनपद कैसे इन सभी जनपदों पर अधिकार कर लिया, ठीक है, और यह कैसे सबसे शक्तिशाली जनपद बना और बाकी सभी किन किन राजवंशों ने मगध पर शासन किया। तो टोटल 7 राजवंश है। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। जय।